गुड मॉर्निंग। मैं हूं अजय आनंद और एक नई कहानी सुनने के लिए आपका स्वागत है। इस कहानी में आप सिंदबाद की तीसरी यात्रा के बारे में सुनेंगे और इस कहानी का शीर्षक है वानरों का टापू। और यह कहानी एक किताब से मैंने ट्रांसलेट किया है। तो कहानी शुरू करते हैं। किसी घुमक्कड़ का मन घर में कितने दिन लग सकता है, इसलिए सिंदबाद ने एक बार फिर से दूर देशों की यात्रा करने का मन बना लिया। फिर उसने व्यापार करने के लिए ज़रूरी सामान खरीदे और बगदाद से बसरा पहुंच गया और एक जहाज पर सवार हो गया। जहाज एक शहर से दूसरे शहर, एक टापू से दूसरे टापू बढ़ता चला जा रहा था और व्यापारी लोग हर जगह सामान की खरीद बिक्री कर रहे थे। ऐसे ही किसी दिन उनका जहाज बीच समंदर में लहरों के थपेड़ों के बीच से आगे बढ़ रहा था कि उस जहाज का कप्तान ने चारों ओर मुआयना किया और फिर चिल्लाने लगा, अरे बाप रे, हमारी किस्मत खराब होने वाली है, क्योंकि हमारा जहाज बानरों के पर्वत की तरफ जा रहा है। आज तक इस जगह से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा है। अब हम लोगों को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। इसके पहले कि कप्तान की बात पूरी होती, चारों तरफ से वानर आए और उनके जहाज को घेर लिया। उनकी संख्या इतनी बड़ी थी जैसे टिड्डियों की सेना ने हमला बोल दिया हो। अब वानरों के हाथ लुटने से उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। बहुत सारे वानर रस्सियों पर चढ़ गए और उन मोटी रस्सियों को आसानी से अपने दांतों से काट दिया। रस्सियां कट जाने के बाद सिंदबाद का जहाज किसी कटी पतंग की तरह हवा के साथ झटके खाता हुआ उस पहाड़ के किनारे से जा लगा। फिर उन वानरों ने हर किसी को जहाज से खदेड़ दिया और माल समेत जहाज को लेकर उन लोगों की नजरों से ओझल हो गए। अपनी भूख मिटाने के लिए अब हर कोई उस टापू पर मिलने वाले फलों को खाने लगे। तभी किसी की नज़र उस टापू पर एक मकान पर पड़ी जिसमें आबादी होने के निशान दिख रहे थे। जब वे उस मकान के पास गए तो देखा कि वह एक आलीशान हवेली जैसा था। उस मकान के भीतर रसोई के सारे सामान मौजूद थे, जैसे कि चूल्हे, बर्तन, चाकू आदि। लेकिन उस मकान में इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। यह देखकर हर किसी को बड़ा ताज्जुब हो रहा था। वे लोग कुछ देर खुले में बैठे रहे और फिर हर कोई थका हुआ था, इसलिए हर किसी को नींद आ गई। वे लोग दोपहर से लेकर शाम तक सोते रहे जब तक कि सूरज नहीं डूब गया। तभी उनके आसपास की जमीन जोर से कांपने लगी। उन्हें अपने ऊपर आसमान से बहुत शोर सुनाई देने लगा। फिर उनके सामने एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ जो दिखने में इंसानों की तरह था। वह काला कलूटा आदमी बिल्कुल ताड़ की तरह लंबा लग रहा था। उसकी दोनों आंखों से आग दहक रही थी। उसके दांत किसी सूअर के दांतों की तरह दिख रहे थे। उसका विशाल मुंह किसी कुएं की तरह दिख रहा था। उसके होंठ बिल्कुल किसी ऊंट के होठों की तरह थे जो उसकी छाती तक लटके हुए थे। उसके बड़े बड़े कान घंटे की तरह लटक रहे थे और इधर उधर हिलडुल रहे थे। उसके पैने नाखूनों के आगे तो शेर के नाखून भी बौने साबित हो जाएं। जब सिंदबाद और उसके साथियों ने उस भयानक प्राणी को देखा तो भय से ऐसा लगा जैसे उनके शरीर से आत्मा कूच कर चुकी हो। हर किसी को जैसे सांप सूंघ गया था। वह राक्षस आया और कुछ देर के लिए उस बेंच पर बैठ गया। उसके बाद उसने सिंदबाद को अपनी हथेली पर उठाया और फिर उसे उलट पुलट कर देखने लगा। सिंदबाद उसके लिए बस एक निवाले भरी था, इतना विशाल था उसका मुंह। वह सिंदबाद को इस तरह से बारीकी से ठोंक पीट कर देख रहा था जैसे कोई कसाई हलाल करने से पहले बकरे को देखता है। लंबे सफर की थकान के कारण सिंदबाद के शरीर पर गोश्त की कमी थी और वह काफी दुबला पतला हो गया था। शायद इसलिए उस राक्षस ने सिंदबाद को जमीन पर छोड़ दिया और फिर किसी और को उठाकर जांच पड़ताल करने लगा, जैसे कोई आंटी आलू बैंगन खरीदते वक्त करती हैं। वह बारी बारी से एक आदमी को उठाता, उसे उलट पुलट कर देखता और फिर नीचे जमीन पर फेंक देता था। ऐसा कई आदमियों के साथ करने के बाद
उसे उसकी पसंद का आदमी मिल गया जो खाते पीते घर का लगता था। उस राक्षस ने उस आदमी को जमीन पर पटका और अपने पैर से उसकी गर्दन मसलने लगा। एक ही झटके में उस बेचारे की गर्दन टूट गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर उसने चूल्हा जलाया और उस आदमी को अलट पलट कर पकाने लगा। अच्छी तरह पकाने के बाद राक्षस ने उसके हाथों और टांगों को शरीर से ऐसे खींचा जैसे कोई तंदूरी मुर्गा खाते वक्त करता हो। उसके बाद वह एक बेंच पर जाकर सो गया। उसके खर्राटों की आवाज बड़ी भयानक थी। वह पूरी रात सोता रहा और सुबह होने पर उठा और कहीं चला गया। उसके जाने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगे। उसके बाद वे लोग उस टापू पर छानबीन करने लगे ताकि छुपने की कोई जगह मिल जाए या फिर भागने का कोई रास्ता। पूरे दिन भटकने के बावजूद उन्हें छुपने के लिए कोई माकूल जगह नहीं मिली और शाम हो गई। हर कोई अपना चेहरा लटकाए और भगवान भगवान करते हुए वहीं इकट्ठा हो गया। तभी उनके आसपास की धरती फिर से कांपने लगी और थोड़ी ही देर में वह भयानक राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। उसने एक एक करके लोगों को उठाना और उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। फिर अपनी पसंद के एक आदमी को छांटने के बाद उसके साथ वही किया जो पिछली रात को किया था। उस बदकिस्मत आदमी को अपना निवाला बनाने के बाद वह उसी बेंच पर सो गया और रात भर जोर जोर से खर्राटे भरता रहा। अगली सुबह जब वह उठा तो ऐसे चलता चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके जाने के बाद सिंदबाद और उसके साथी इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा कि हम इस राक्षस को मारने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे ताकि पूरी इंसानियत को इससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। सिंदबाद ने कहा कि भाइयों, उसे मारने से पहले हमें यहां से निकलने के बारे में सोचना पड़ेगा। इन लकड़ियों से हम अपने लिए नौका बनाएंगे। इस राक्षस को मारने के बाद हम उस नाव से यहां से निकल लेंगे और फिर देखेंगे कि ऊपर वाला हमें कहां ले जाता है। अगर रास्ते में हम डूब भी गए तो इस भयानक मौत से तो नहीं मरेंगे। अगर हम बच गए तो बहुत अच्छा, और अगर मारे गए तो शहीद कहलाएंगे। सबने एक साथ हामी भरी और सिंदबाद की बात पर सहमत हो गए। उसके बाद हर कोई अपने काम पर जुट गया। सबने लकड़ियां इकट्ठी की, उससे नावें बनाई, उन्हें किनारे पर समंदर में उतार दिया और उन पर जरूरी सामान लाद दिया। फिर सब लोग उस भवन के प्रांगण में लौट गए। जैसे ही शाम हुई उनके आसपास की धरती फिर से कांपी और वही काला कलूटा राक्षस फिर आता दिखा। वह फिर से लोगों को एक एक कर उठाने लगा, उसको अलट पलट कर देखने लगा और फिर अपनी पसंद के किसी एक को चुनकर उसका तंदूरी डिश पकाने लगा। अपना डिनर खत्म करने के बाद वह राक्षस उस बेंच पर सो गया। राक्षस के सोने के बाद सिंदबाद और उसके साथियों ने लोहे के 2 छर निकाले और उन्हें आग में तब तक गरमाते रहे जब तक वे गर्म होकर सुर्ख लाल न हो गए। उन लाल गर्म सलाखों को लेकर वे लोग उस राक्षस के पास गए और उसकी दोनों आंखों में पूरी ताकत से घुसेड़ दिया। आंखों में लाल लाल सलाखें घुसने से उसे भयंकर पीड़ा हो रही थी और अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसकी चीख सुन राक्षस बेंच से उठा और फिर इधर उधर हाथ फिराकर लोगों को खोजने लगा। काफी देर के बाद मशक्कत करने पर भी एक भी आदमी उसके हाथ नहीं आया। दर्द और गुस्से से वह पागलों की भांति चीख चिल्ला रहा था। उसी अवस्था में वह दरवाजे की ओर भागा। सिंदबाद और उसके साथी उस राक्षस के पीछे हो लिए, लेकिन यह क्या, थोड़ी ही देर में वह अपनी ही डील डॉल की एक औरत के साथ लौटा जो उससे भी अधिक भयानक लग रही थी। जब सिंदबाद और उसके साथियों ने उस राक्षसी को देखा तो उसके होश उड़ गए। सबने लपककर नावों की रस्सी ढीली कर दी और उन पर सवार होकर जितना हो सकता था उतनी तेजी से भागने लगे। दोनों राक्षस उन पर पत्थरों की बौछार करने लगे। उस हमले में सिंदबाद के अधिकतर साथी मारे गए। आखिर में सिंदबाद को मिलाकर केवल 3 लोग बचे थे। कई दिनों के बाद उनकी नाव किसी टापू से जाकर लगी।
उस नए टापू पर वे लोग शाम होने तक चलते रहे। जब रात का अंधेरा छा गया तो लोग सो गए। उन्हें नींद आया थोड़ी ही देर हुई होगी कि एक विशाल सांप आया और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सांप ने उनमें से एक आदमी को निगल लिया। निगलते वक्त पहले उस आदमी का सिर भीतर गया, फिर पूरा शरीर सांप के मुंह के अंदर चला गया। फिर सांप अपने रास्ते चला गया। यह देखकर सिंदबाद और उसके साथी की नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी थी। किसी की भी उड़ेगी। जो भी मौत उनकी आंखों के सामने होती थी वह पिछली मौत से और भी अधिक भयावह होती थी। वे दोनों वहां से उठ खड़े हुए और आगे बढ़ने लगे। रास्ते में जो भी फल मिलते थे वे खा लेते थे और जरूरत पड़ने पर पानी भी पी लेते थे। इस तरह वे सारी रात चलते रहे। सुबह होने पर वे दोनों एक पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गए और वहीं सो गए। जब रात हुई तो वह सांप फिर आया। ढूंढते ढूंढते वह सांप पेड़ पर चढ़ गया और सिंदबाद के इकलौते बचे साथी को भी निगल लिया। उसके बाद वह सांप वहां से चला गया। अब बेचारा सिंदबाद डर के मारे पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर वह पेड़ से नीचे उतरा, लेकिन मौत की खौफ की वजह से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। उसका जी कर रहा था कि समंदर में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन जान देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सिंदबाद ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की। बारी बारी से वह लंबी लकड़ियों को अपने पैरों, पेट, पीठ और सिर से इस तरह बांध लिया कि उसके चारों ओर लकड़ी का एक पिंजरा जैसा बन गया। उसके बाद उसने अपने शरीर को जमीन पर गिरा लिया और लकड़ी के उस पिंजरे के भीतर पड़ा रहा। हर बार की तरह शाम होने पर वह भयानक सांप वहां पहुंचा और सिंदबाद के पास गया, लेकिन सिंदबाद के चारों ओर लकड़ियां बंधी होने के कारण वह सांप उसे छू भी नहीं पा रहा था। सांप चारों ओर चक्कर लगाता था और सिंदबाद को निवाला बनाने की कोशिश करता था। सांप चाहे जितनी कोशिश करता था, उन लकड़ियों के कारण कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसा करते करते सवेरा हो गया और सूरज निकलने लगा। सूरज को देखते ही वह सांप वहां से फुफकारते हुए चला गया। सांप के जाने के बाद सिंदबाद ने अपने बंधन खोले और उस पिंजरे से बाहर आ गया। उसके बाद सिंदबाद चलते चलते किनारे तक पहुंचा। कुछ ही देर में उसे एक जहाज गुजरता हुआ दिखाई दिया। सिंदबाद ने किसी पेड़ से एक डाल तोड़ी और उससे जहाज की तरफ इशारे करने लगा। जहाज पर के लोगों ने उसका इशारा समझ लिया और जहाज किनारे की तरफ आ लगा। एक नौका भेजकर उन लोगों ने सिंदबाद को वहां से निकाल लिया और फिर उसके बारे में पूछताछ करने लगे। सिंदबाद ने उन्हें पूरी आपबीती सुनाई। उन भले लोगों ने सिंदबाद को पहनने के लिए कपड़े दिए और खाने के लिए भोजन भी दिया। भर पेट भोजन करने के बाद सिंदबाद की जान में जान आ गई और उसने उन लोगों को और ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। फिर उनका जहाज आगे बढ़ा और एक टापू पर पहुंचा जिसका नाम था सलाहित का टापू। सलाहित का टापू, जो अपने चंदन के पेड़ों के लिए मशहूर था। कप्तान ने वहां लंगर डाला और लोग वहां उतर गए ताकि सामानों की खरीद बिक्री कर सकें। जहाज का मालिक सिंदबाद के पास आया और कहा कि भैया, तुम अजनबी हो और गरीब हो और तुमने बहुत मुसीबतें झेली हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं ताकि तुम अपने मुल्क वापस पहुंच सको। बदले में तुम मेरे लिए इबादत करना। सिंदबाद यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद जहाज के मालिक ने बताया कि हमारे साथ एक आदमी सफर कर रहा था, लेकिन हमसे बिछड़ गया। हमें मालूम नहीं कि वह जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई है। हम उसका सामान तुम्हें देना चाहते हैं, जिन्हें बेचकर तुम कमाई कर सकते हो। उसमें से कुछ सामान तुम्हें दे देंगे और बाकी का बचा हुआ सामान हम अपने पास रख लेंगे। बगदाद लौटने पर उसे बेचकर मिलने वाले पैसों को उसके परिवार वालों को दे देंगे। सिंदबाद यह सुनकर बोला कि आपकी बड़ी कृपा है जो मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं। जहाज के मालिक ने हम्मालों को आदेश दिया कि वह माल लेकर आएं और सिंदबाद को सौंप दें।
जहाज के क्लर्क ने पूछा कि उन गठरियों पर किस व्यापारी का नाम रहेगा। तो जहाज के मालिक ने बताया कि वह सामान सिंदबाद नाम के व्यापारी का था, इसलिए रजिस्टर में उसका नाम चढ़ा दो। जब सिंदबाद ने यह सुना तो भावुक हो गया। अब बोला, अरे साहब, इन गठरियों पर तो मेरा ही नाम लिखा है, मैं ही सिंदबाद हूं। सिंदबाद ने फिर उसे पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वह अन्य लोगों के साथ एक टापू पर उतरा था, फिर खाने पीने के बाद कैसे उसे नींद आ गई थी और उसे छोड़कर जहाज वहां से चला गया था। उसने रुख चिड़िया के बारे में बताया और फिर हीरों के व्यापारी से उसकी जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में भी बताया। जब जहाज के मालिक को ऐसा मालूम हुआ तो वह और भी खुश हुआ। उसने झट से सिंदबाद को गले लगाया और कहा कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद सिंदबाद अपने माल को लेकर उस नगर में घूमा और सामानों की खरीद बिक्री की। उसके बाद वे लोग आगे बढ़ गए और विभिन्न टापुओं और शहरों में व्यापार करते गए। फिर घूमते घामते उनका जहाज बसरा पहुंचा, जहां वे कुछ दिनों के लिए रुके। उसके बाद वह अपने शहर बगदाद पहुंच गया और अपने परिवार वालों और दोस्तों से मिला। सिंदबाद के वापस लौटने की खुशी में पूरे परिवार ने जश्न मनाया और गरीबों में दान किया। उस सफर में सिंदबाद ने इतना मुनाफा कमाया था कि अपने सारे दुख दर्द भूल चुका था। कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।